चलेगा। आज नया टॉपिक शुरू करना है और वो भी सिंपल सा टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम में बार बार और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज और कल पर्यायवाची की क्लास रहेगी, तो एक लॉजिक के माध्यम से हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यायवाची शब्द किस तरीके से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो हमें पता है आप लोग हमारे भरोसे बैठे हो। तो पर्यायवाची का पहले अर्थ समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हमने यहाँ पे पर्याय। एक तो पर्याय का अर्थ ये होता है दूसरा, या फिर कह सकते हैं के स्थान पर या उसके स्थान पर, के स्थान पर कह सकते हैं या उसके स्थान पर कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आज मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जब कोई मैं चला जाऊँ तो मेरे स्थान पे कोई दूसरा टीचर पढ़ाने आएगा, तो वो या हम एक दूसरे के क्या हैं, पर्याय हैं। वो चला गया तो मैं आ गया, मैं चला गया तो वो आ गया। मतलब किसी के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करें लेकिन उनका किसी भी परिस्थिति में अर्थ ना बदले, क्या ना हो, अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं। यदि अर्थ बदल गया तो फिर वो क्या नहीं रहेंगे, फिर वो पर्यायवाची शब्द नहीं रहेंगे। अब पर्याय याद करने की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने शब्द याद कर सकते हैं, 100, 500, 1000, 1500, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और विशेषता ऐसा भी समझ लो कि पर्याय जब आप पढ़ रहे होंगे तो इनको हम इतने ज़्यादा संख्या में, आप सोचो कि आज हम सारे पर्यायवाची याद करके ही सोएंगे, वो भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? चलो ठीक है, हम एक साथ सारे नहीं कर सकते। आपने सोचा आज हम ज़्यादा नहीं 50 पर्यायवाची शब्द तो याद करके सोएंगे ही सोएंगे। पता चला कल भूल गए, आज तो याद हो गए, कल परसों हम 2-1 दिन में भूल गए। तो हमको करना क्या है, ज़्यादा समय तक याद बने रहें, उन शब्दों का निरंतर प्रयोग करना है। अब समस्या इतनी ज़्यादा है हमारे साथ में कि आप लोगों का एक पेपर हिंदी में आएगा, ठीक है, और बाद बाकी की सारी परीक्षाएं, चाहे आपको लिखना हो और चाहे आपको प्रश्न पढ़ना, वो सारे आपकी प्रिय भाषा अंग्रेजी में आएंगी, ठीक है। तो अब करना क्या है कि आपको इन शब्दों पर, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, युग्म शब्द हैं, इन सबको एक रूटीन में या रोज नियम बना लो कि हम 10-15 शब्द जितने भी हो सकें उनको समझेंगे या याद करेंगे, ठीक है। इनसे मिलते जुलते, यानी कि शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द की बात करें तो शब्द से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं या आती हैं। जैसे इनके साथ साथ आपको युग्म शब्द भी धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। युग्म शब्द का एक नाम और आता है, इन्हें हम लोग समोच्चारित शब्द भी कहते हैं। युग्म शब्द को समोच्चारित शब्द भी कहते हैं। इनका एक और नाम मिल जाएगा, समोच्चारित के बाद हम इनको एक नाम से और जानते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इनका क्या अर्थ होता है, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, लेकिन ये पर्यायवाची की तरह ही हो सकते हैं। युग्म का मतलब जानते हैं, अंग्रेजी में पेयर होगा, हिंदी में जोड़ा होता है, ठीक है। माने ये शब्द हमेशा जोड़े में आएंगे या पेयर में लिखे जाएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण बता दें, इनमें लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे एक शब्द लिखा अंगना और एक दूसरा शब्द लिखा ये, अब इनमें क्या हुआ, थोड़ा सा अंतर मिला, लेकिन इनका उच्चारण और लिखना दिखना ये एक जैसे होंगे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। अब आप लोग इनके अर्थ दोनों के बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। जो ऊपर लिखा है अंगना, उस शब्द का क्या अर्थ है, और जो नीचे लिखा है अंगना, उसका क्या अर्थ है, बता देंगे हाल। पहली बात तो अर्थ तो बाद में बताएंगे, आप हमें इनका उच्चारण करके बताइएगा। ऊपर लिखा उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बताओ, और नीचे का फिर देखो, जहां अनुस्वार है, अनुस्वार का मतलब होता है अंग की बिंदी। हम लोग जिसको अभी तक अंग की बिंदी पढ़ते आए ना, उसका नाम है, वास्तविक नाम हमें पता ही नहीं था,
अब इसको, इस अंकी बिंदी का नाम क्या है? अनुस्वार है। जहां ये होगा या ये चिन्ह लगा होगा वहां पर हम लोग नाक की ध्वनि का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपको थोड़ी देर के लिए या उतने समय के लिए हिमेश बनना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अंगना। नाक की ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा अंगना। और जब चंद्र बिंदु लगी है इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं और इसका प्रयोग करेंगे अंगना, सिंपल अंगना। इसको बोलेंगे अंगना, नाक की ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा, इसको बोलेंगे अंगना। इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा। ऊपर वाले का क्या अर्थ है? कोई बात नहीं है, नीचे वाले का पता होगा, इसका बता दो। नीचे का आंगन है या ऊपर का आंगन है? नीचे का आंगन है, चलेगा। ये अंगना तो वैसे बहुत बढ़िया शब्द है, ये स्त्री का पर्याय है। अंगना माने स्त्री। एक शब्द शायद पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना, खूब पढ़ा भी है, बोले भी है, महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना है। ठीक है, अब जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद होगा वीर प्लस अंगना। अब इसका हम अर्थ क्या समझे? हाँ, अब समझ में आ गया कि वीरांगना का सही अर्थ क्या होता है। तो कहीं ना कहीं समझ हमारी, इसलिए तो कहते हैं लोग वाग, अच्छा पुराने समय में देखा होगा कि लोग वाग क्या करते थे, समय व्यतीत करने के लिए किताबें पढ़ते थे। हम लोग मोबाइल पढ़ रहे हैं, मोबाइल में भी पढ़ रहे हैं, ऐसा लोगों को हम या घर वालों को बताते हैं। ठीक है, तो अच्छा उससे क्या होगा, इतनी सारी चीजें पढ़ने से हमारे पास जानकारी होगी। आप जब चीजें पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग खुलता जाता है। तो अब आपको पता चलेगा, अच्छा वीरांगना का मतलब ये था, आज पता चला है। तो इस अंगना का पर्याय हो गया स्त्री, और ये अंगना माने घर का आंगन। तो इसका अर्थ क्या बना? घर का आंगन। तो याद ऐसे रख लो, ऐसे याद रख लो कि इसको हम कौन सी बिंदी बोलते हैं? चंद्र बिंदी। आपके घर का आंगन इतना बड़ा है कि उसमें से चांद दिख जाता है। ठीक है, तो बस जिसमें चंद्र बिंदु आएगी वो क्या होगा? घर का आंगन होगा। स्त्री यानी कि स्त्री का श्रृंगार माना जाता है, उसके मस्तिष्क का श्रृंगार माना जाता है बिंदी। जहां अकेली बिंदी आएगी वो स्त्री का पर्याय बन जाएगा। एक मिलता जुलता एक शब्द और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द लिखा आपके सामने ये, और दूसरा शब्द लिखा आपके सामने ये। अब इनका पहले उच्चारण बताओगे, फिर अर्थ बताओगे। अब समझ में आ गई? जहां अंकी बिंदी है वहां पर नाक की ध्वनि का प्रयोग सही तरीके से करेंगे। यही चीजें बड़ी मायने रखती हैं कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और हमने इसको भी हंस कह रहे हैं, या इसको हंस कह रहे हैं, या इसको हंस कह रहे हैं, इसको भी हंस कह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग फिर व्यवस्थित अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये बना हंस और ये बना आपका हंस। अब इसमें हंसने वाला कौन सा है? तो सीधी सीधी बात है, ये इमोजी बन गई स्माइली की, तो हंस गए। और अंकी बिंदी लगी है तो हंस मोती चुनता है, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है कि हंस चुनेगा दाना मोती। ठीक है, तो ये हंस पक्षी वाला बन गया और ये हंस हंसने वाला बन गया। तो ये हमेशा शब्द, युग्म शब्द क्या होते हैं? हमेशा जोड़े में आते, इसी तरह से आते। जैसे ये एक शब्द है अपने आप में, ये एक शब्द है अपने आप में, इनको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो इनका भी बड़ा अचूक प्रयोग रहता है। जब आप आंसर करेंगे तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो युग्म का मतलब जोड़े में, समोच्चारित उनका उच्चारण लगभग समान रहेगा। वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान रहता है उनको कहते हैं समुच्चारित शब्द। ठीक है, उच्चारण लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। अब इनका उच्चारण हमें एक जैसा भी सुनाई दे सकता है। श्रुति माने सुनना, सम का मतलब समान, सुनने में जो एक समान है, लेकिन उनका अर्थ कैसा होगा? अलग अलग होगा। भिन्नार्थक, तो इसका भी यदि हम थोड़ा सा खंड करें, संधि करके देखें तो भिन्न प्लस अर्थक बन जाएगा। मतलब अलग अलग वो क्या प्रकट करते हैं? अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तो इनको चाहे तो आप श्रुति सम भिन्नार्थक कह लो, चाहे समोच्चारित कह लो, चाहे युग्म शब्द कह लो। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे। लेकिन हम लोग तो आज अभी यह शुरुआत करने वाले हैं किसके बारे में? पर्यायवाची। तो हम पर्याय का प्रयोग क्या करेंगे? जो दूसरे शब्द के स्थान पर समान अर्थ रखने वाले शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं उनको कहते हैं पर्यायवाची। बात यह है कि किस तरीके से हम इनको यहां से ऐसे याद करें कि ये हमें लंबे समय तक याद बने रहें। ठीक है, तो देखो गारंटी तो खैर कुछ नहीं है, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें आपको नियमित तरीके से पर्यायवाची पढ़ना है, पहली बात। ठीक है, लेकिन कुछ तरीके जो है जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, जिनके माध्यम से हम यहां पे चीजों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। देखिएगा, तो यहां से जैसे शुरू किया जाए पर्यायवाची के बारे में, तो कुछ शब्दों को लेते हैं जहां से हम चीजों को सरल करके समझ सकते हैं।
जैसे आपने बहुत सारे पर्यायवाची याद अभी तक किए होंगे और नहीं किए होंगे, तो अब धीरे धीरे करके करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि पर्यायवाची किस तरीके से याद किए जाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया यहां पर भास्कर, हम जानते हैं कि भास्कर एक हमारी अभी तक की जो समझ है वो समझ ये कहती है कि भास्कर का हम अर्थ जानते हैं सूर्य है। अब एक बात ये समझ लो कि हमें ये तो पता चल गया भास्कर का पर्यायवाची सूर्य। अब ध्यान करो कि हमें सूर्य के कितने सारे पर्यायवाची आते हैं। ठीक है, अब देखो पहली बात यह है कि हम यहां से कैसे याद रख सकते हैं कि हम यदि भास्कर शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद निकलेगा भा, विसर्ग लगेगा प्लस कर, इस तरीके से। सा हमने हटा दिया, विसर्ग संधि का एक नियम है, तो हमने इसको हटाया और क्या किया, भा प्लस कर लिखा। अब यहां पे हम एक बात याद रखेंगे, भा का अर्थ जो है होता है वो होता है चमक। भा का अर्थ क्या निकलता है, चमक। कर का अर्थ निकलेगा किरण से। तो जिन किरणों के माध्यम से क्या किया जाए, कुछ चमक या रोशनी हम तक पहुंचाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, भास्कर कहते हैं। अब समझना एक बात, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची बन गया। हम इसको दिवाकर भी कहते हैं। दिवा माने दिन और कर माने किरण, तो दिन में जो उजाले की किरणें आती हैं उसको क्या कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें आपने शायद पढ़ा होगा, एक और शब्द पढ़ा होगा सूर्य के पर्यायवाची में, मारतंड। मारतंड का यदि विच्छेद करते हैं तो यह बनता है मार्त प्लस अंड। अच्छा, आप लोग ये तो पढ़े हैं साइंस में कि हम सूर्य को क्या कहते हैं, एक गैसीय बॉडी कह सकते हैं, गैसीय पिंड कह सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है, साइंस की भाषा में देखें तो एक गैसीय गोला है। तो हमने अंड का मतलब होता है गोला या कोई गोलाकार संरचना। ठीक है, गोला मतलब पिंड की बात कर रहे हैं। मार्त मतलब होता है, आप समझ लो कि गैस कह लो या कुछ ऐसी चीज, राख को कह सकते हैं, यानी कि जली हुई चीज को कह सकते हैं। तो आप बताएंगे मार्त का जो वास्तविक अर्थ निकलेगा वो निकलता है भस्म। भस्म, और भस्म को आप कह सकते हैं गैस भी कह लो समझने के लिए। वैसे तो भस्म का मतलब जो चीज क्या खत्म हो चुकी है, राख बची है, ऐस को भी कह सकते हैं। तो उसे उसका अर्थ निकलता है मार्त का। तो मार्त का सही अर्थ क्या होता है, भस्म, जिसको हम लोग याद रखेंगे गैस से। अंड का अर्थ होता है गोला, यानी कि इसको हम सूर्य को क्या कहते हैं, गैसीय पुंज या गैसीय गोला कहते हैं। तो मार्तंड जो पर्याय बनेगा ये हमारे किसका भी बन जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची भी बन जाता है। भास्कर बनी गया, सरल सरल से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो सविता भी सुना होगा शायद आपने, दिनकर भी है, सविता भी बनेगा। अब सविता जो है, सविता क्या है, तो हम बताएंगे जो सुबह सुबह की जो किरणें आती हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं ना। हालांकि ये बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता सूर्योदय देखना। ठीक है, तो बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता, वो तब जागते हैं जब सूर्य अपने पीक पे होता है, अपने चरम पे होता है, यानी कि 10-11 बज रहे होंगे। ठीक है, तब तक सूर्य गुस्से में आ गया कि अभी तक तुम जग ही नहीं पाए, हम कहां से कहां तक आ गए। ठीक है, तो अब बताएंगे सुबह सुबह की जो रोशनी है या सुबह सुबह का जो प्रकाश है, उस समय की स्थिति दशा को कहते हैं सविता। एक शब्द यहां से और सुनो, शायद आपने कभी सुना हो, ऊषा काल। शायद कभी सुना हो आप लोगों ने ऊषा काल के बारे में, सुना है कभी? ऊषा काल किसको कहते हैं? हाँ, ऊषा काल कहते हैं सूर्योदय के पहले की स्थिति, यानी कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, रात्रि से हम लोग कहां जा रहे हैं, दिन की ओर जा रहे हैं, उस समय की स्थिति को ऊषा काल कहा जाता है। और ऊषा काल के बाद जो सुबह, यानी कि अब धीरे धीरे जो आपकी कहें गुलाबी सी रोशनी या लालिमा जो फैली हुई है, उसी स्थिति को या उसी समय की दशा को हम क्या कहते हैं, सविता के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो सूर्य आपका मार्तंड बन गया, भास्कर बन गया, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, ये तो हम जानते ही हैं। और सविता भी किसका पर्याय बन जाएगा, सूर्य का पर्याय बन जाएगा। ठीक है, अगला जो इसका पर्याय बनता है सूर्य का, वो है सहस्रकर। देखो अब आपको, आपके दिमाग में एक बात समझ में आई कि कर का एक प्रयोग हम किरण के संदर्भ में भी कर सकते हैं, किरण के नाम में भी कर सकते हैं। और सहस्र का अर्थ आप लोग जानते हैं पहले से। सहस्र मतलब सहस्र बाहु सुना होगा, सहस्र भुजा सुना होगा। सहस्र का मतलब होता है हजार, क्या कहते हैं, हजार कहते हैं।
ठीक है, तो सहस्र का अर्थ क्या हुआ? हजार, और कर का मतलब क्या हुआ? किरण, मतलब जिसमें हजारों किरण हैं उसको क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। तो सहस्र कर किसका पर्याय बन गया? सूर्य का। अब जैसे मान लो आपको कुछ लिखना है तो हम वहां पर सूर्य के स्थान पर ऐसा लगे कि जहां रोशनी का, प्रकाश का आपको वर्णन करना है तो उस स्थान पर आप सूर्य ना लिख करके सहस्र कर लिख दीजिएगा, ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जब सूर्य की या किसी भी प्रकाश की बात कर रहे हो तो जिसके पास खुद के पास हजार किरणें हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम सूर्य कहते हैं। अब एक बात और याद रखना कि हम लोग जल्दबाजी में जब सहस्र लिख रहे होते हैं तो हम सहस्र को कुछ इस तरह से लिखते हैं, हाँ ऐसे करके लिख देते हैं, ये गलत होता है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत होता है। सहस्त्र नहीं होता, ये कोई शब्द ही नहीं है। सही शब्द या मानक शब्द जो है व्याकरण के दृष्टि के हिसाब से वो सही शब्द क्या होगा? सहस्र। इसका अर्थ निकलेगा 1000 या हजार के संदर्भ में। अब क्या हुआ कि समय के साथ साथ में ये चीज जो है वो हमको धीरे धीरे करके त्रा जैसी लगने लगी, और त्रा जैसी लगने लगी तो हमने कहा कि ऐसा काय को लिख रहा है, उसको सही से लिख दो ना। हम होशियार लोग हैं, हम लोगों में क्या है कि साहब साइंटिस्ट वाले लक्षण पाए जाते हैं, तो हमने एक नई खोज कर ली और सहस्त्र बना दिया, जो गलत है अपने आप में। चलेगा, अगला देखें, अगला शब्द के, अगले शब्द के बारे में बात की जाए तो अगला शब्द यहां पे लिखे हैं, जैसे यहां पे लिखा हम लोगों ने भानु। भानु भी कहते हैं। शशि किसको कहते हैं? फिर चंद्रमा को कहते हैं। चलो अब जरा भानु को भी तोड़ लेते हैं, भा प्लस नु। अच्छा, भा तो आपने, भा का अर्थ आपको पता चल गया था और नहीं चला था तो 1 मिनट में देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा भा का अर्थ क्या है? चमक। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि भा का अर्थ, हम लोग पढ़ रहे थे कि भा का अर्थ होता है चमक। तो अब एक बात समझ में आई कि भा का अर्थ होता है चमक, और यहां पर आप कह सकते हैं कि नु का अर्थ है देने वाला या करने वाला कह सकते हैं। तो जिससे चमक प्राप्त होती है उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं भानु। एक और बढ़िया उदाहरण देख लो आप इसका, सहस्र कर बन गया। दिवाकर तो आप लोग जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। दिवा मतलब दिन, कर्माने किरण, जो दिन में प्रकाश की किरणें आएंगी उनको क्या कह देंगे? दिवाकर कह देंगे। बहुत सारे पर्याय बन सकते हैं, बशर्ते हमें शब्द की जानकारी होनी चाहिए। देखो लिमिट तो कुछ नहीं है, और आपसे एग्जाम में जो पूछेगा ना लिखने के लिए, जैसे सूर्य के पर्यायवाची आए मान लो, तो वो आपसे क्या पूछेगा? 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, 3 मार्क में पूछेगा। तो अब आप इसके 3 लिख दो बस। तो आपको कम से कम 5 शब्द तो याद होने चाहिए, कम से कम। इसलिए होने चाहिए, प्रयास एक करो कि यदि मान लो कि उस एग्जाम पेपर में आपके में वो कहीं और भी उनका वर्णन है तो हम उनका उल्लेख ना करें एग्जाम में या आंसर में। तो आप कम से कम एक शब्द के 5 पर्यायवाची 5 से 7 याद कर लो, काम चल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम 10-10, 12-12 कर रहे हैं, तो उतनी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें कम से कम 4 से 5 तो याद होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, हमें ही फायदा है। हो सकता है कि साहब हम उनका प्रयोग किसी दूसरी जगह भी कर सकते हैं। अब देखो अगली बात, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला पर्यायवाची बहुत बढ़िया याद करवाते हैं आपको, सर्प का। सर्प जानते हैं, सांप को कहते हैं। अब देखो इसके कितने सारे पर्यायवाची बन सकते हैं। सांप के पर्यायवाची में जैसे पहली बात देखें, आपको बताएं, हम इसको कहते हैं उरग। सांप का पर्याय है उरग। उरग का संधि विच्छेद करें या खंड करके देखते हैं तो इसको हम 2 तो भाग में तोड़ लेते हैं, एक तो उर किया, एक ग किया। आपने कभी, यदि हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में तो रहते ही हैं, कभी उर शब्द का कोई अर्थ सुना हो लोकल लैंग्वेज में, ग्रामीण क्षेत्र में कभी उर नहीं सुना? कोई बात नहीं। उर कहते हैं छाती को, और गा का अर्थ होता है गमन करने वाला। गा का अर्थ होता है गमन करने वाला। अब एक बात समझना, जहां भी ज्यादातर गा आएगा अंत में तो वहां पर हम एक अर्थ अपने दिमाग से जोड़ सकते हैं कि गा का अर्थ वहां पे क्या निकलेगा? गमन करने वाला या चलने वाला। ठीक है, अब जो भी जीव छाती के बल चलेगा उसको क्या आप क्या कहोगे? हो गया ना। तो सांप कैसे चलता है? अपन लेट जाए ऐसे करके चलने लगे, जैसे बचपन याद करो, बच्चे करते ही रहते। ठीक है, तो उरग अपने आप याद हो गया। अच्छा ये था, इतने सरल तरीके से। अब आपको ये चीजें रटने नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अब क्या ये बस दिमाग में बनी रहेंगी तो अपने आप जैसे आएगा क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये तो ये होता है। अगली बात देखते हैं। अगला पॉइंट देखें तो उरग बन गया आपका। इसके बाद देखेंगे भुजंग। भुजंग
हाँ, इसलिए थोड़ा सा लग तो रहा है आंखों में। अब देखो भुजंग की बात करें, हाँ हाँ, भुजंग की बात करें तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं? भुजंग को समझना है तो फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इसके खंड करने पे ज्यादा विश्वास करो। जब हम इसके खंड करते हैं या टुकड़े करते हैं तो भुज प्लस अंग ऐसे कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? भुज प्लस अंग। अब भुज प्लस अंग किया, अंग जानते ही हैं, अंग समझने की आवश्यकता नहीं है। भुज को समझ लेते हैं। भुज को हम यहां से याद रखेंगे, भुज मतलब भुजा। तो जिसका अंग कैसा है? भुजा के समान है। नहीं यही समझ में? सांप कैसा है? तो अब आपको याद रहेगा सांप का अंग कैसा है। सांप एक भुजा की तरह ही तो है। ऐसे करके मान लो किसी का अपन रात में हाथ में मान लो क्या करें, सांप का एक कॉस्ट्यूम अपने हाथ में पहन के ऐसे टेबल पर रख दे और अपन छिपे बैठे रहे और कोई ये समझेगा कि सांप ही बैठा है, तो कहीं ना कहीं डर सकते हैं, क्योंकि उस सांप का पूरा शारीरिक अंग कैसा है? एक भुजा के समान है। इसलिए सांप कौन बन गया? सांप भुजंग बन गया। कौन बन गया? भुजंग बन गया। अगली बात देखो, उरग याद हो गया, भुजंग याद हो गया, उसके बाद अही। इसके बाद इसका एक पर्याय बन जाता है सांप का अही। अही में याद रखेंगे, अही आपको वैसे आगे पढ़ा सकते हैं यदि युग्म शब्द वगैरह पढ़ाएंगे तो। अही कहते हैं शेषनाग को, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। शेषनाग को क्या कहा जाता है? अही कहते हैं। हिंदी में युग्म शब्द में आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे अभी युग्म शब्द के बारे में बताया था, जैसे दो शब्द वहां आते हैं, आही आता है और एक अही आता है। अब देखना थोड़ा सा अंतर है अही और आही में। आही का अर्थ क्या हो सकता है? आही का हिंदी में अर्थ होता है, और अही का अर्थ अब आपको पता चल गया, सांप। तो अब आही का मतलब होता है और अही का मतलब होता है सांप। तो ये क्या युग्म शब्द में भी आते हैं, तो हम वहां पे भी इनको याद रख सकते हैं। तो आपने याद रखा अही किसको कहते हैं। तो अब हमें एक बात समझ में आई कि अही मतलब शेषनाग, और शेषनाग कौन है? शेषनाग भालू तो है नहीं, सांप है। ठीक है, अगली बात देखो यहां पे, अगली बात देखो कि सर्प को हम, सांप को सर्प क्यों कहते हैं? तो ये कुछ इतनी कठिन बात नहीं, सर सर करके चलता है, सर 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 बोल दे, क्या सांप की तरह सर 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 करते हुए चले जा रहे हो, तो ये सर सर करके चलता है, इसलिए अपन इसको क्या कह दिया? सर्प कह दिया। ठीक है, अगली बात देखो, अगला इसका उदाहरण देखें तो इसका एक क्या है? व्याल। एक पर्याय है, आप पढ़े होंगे व्याल। तो सांप का एक पर्यायवाची व्याल बन जाता है। व्याल क्यों कहते हैं? क्योंकि सांप शब्द सुनकर के ही आप अकेले हो, अच्छा, या ऐसा समझ लें कि हम लोग घर में अकेले हैं और घर में आज माता पिताजी है नहीं, कोई कहीं बाहर गए, और एक कोई व्यक्ति आया जो हमको डरावनी कहानियां सुना गया, और बचपन का दौर है कि ऐसे रात में भूत आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इतनी कहानियां, मतलब अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके वो चला गया। अब रात में 1-2 बजे पे अपने घर में हो सकता है चूहों ने आक्रमण कर दिया हो, एक आध बर्तन किचन में पटक दी हो, आवाजें आई। अब तो साहब सर्दी का मौसम था, हम रजाई में से ऐसे करके भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो हम सीधा सीधा दिमाग हमारा उस कहानी से ले जाकर जोड़ देगा। रात में ऐसे ही आता है, भूत आए, चुड़ैल आए, कोई भी आए, तो सांप सुन करके मन में एक ऐसी भय उत्पन्न हो जाता है। तो सांप के कारण जो भय उत्पन्न होता है, भय या जो डर उत्पन्न होता है, उसी भय या डर की स्थिति को व्याल कहा गया है। तो हम सांप को क्या भी कह सकते हैं? व्याल भी कह सकते हैं, क्योंकि सांप से क्या है, लोग बाग बहुत तेजी से जल्दी से डर जाते हैं। हालांकि जिस भी जीव से हम लोग डरते हैं उतना ही वो हमसे भी डर रहा होता है। अच्छा, सांप जो है, आपने शायद सुना हो कभी, क्या सांप सुनता है? अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि एक हिंदी में पर्यायवाची आपको अभी हम पढ़ाएंगे, तो अभी पढ़ा देते हैं। सांप का एक पर्यायवाची बनता है, सांप का एक पर्यायवाची बनता है। वो पर्यायवाची क्या है? वो पर्यायवाची है चक्षुश्रवा। ये सांप का पर्याय है चक्षुश्रवा। चक्षु का पर्याय, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, चक्षु का होता है नेत्र, और श्रवा का अर्थ होता है सुनना। हाँ, लेकिन ये सब अतिशयोक्ति है, मतलब सिर्फ बातें हैं, लेकिन पर्यायवाची है तो आप कह सकते हो। अब लेकिन याद रखना, सांप सुनता ही नहीं है, सांप के कान ही नहीं होते।
इतना तो हमने भी बायोलॉजी पढ़ ली है, साइंस पढ़ लिया है कि साहब जिनके मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी हैं, जिनके कान माने पिन्ना होते हैं वो तो सुन सकते हैं क्या? जिनके कान या पिन्ना नहीं है वो सुन सकते हैं क्या? तो पक्षी कैसे सुनते होंगे? वो सुन सकते हैं, लेकिन सांप कैसे सुनेगा? सांप का सबसे मजबूत और जो शरीर में कोई संवेदी अंग है वो है उसकी जीभ, स्किन भी नहीं है, इसलिए वो जीभ फड़फड़ाता रहता है। सांप देखना चल भी रहा होगा ना तो जीभ ऐसे आगे आगे निकाल के चलता है। वो ये देखता है कि बाहर वातावरण में क्या चल रहा है, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। पता चले कि साहब बीन बजा के धर ले जाए कोई, जाने क्या करेगा फिर। तो सांप अच्छा, और अब लोग बाग उसको घेर के खड़े सांप को, और बेचारा सांप अपने फुल पोजीशन पे, और वो जीव को बाहर निकाला पर कह रहा, जो गुस्सा कर रहा है वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सांप का शरीर का सबसे बेहतर संवेदी अंग यदि कोई है, सेंसिटिव ऑर्गन कोई है, तो उसकी जीभ है। जीभ ही सारे मैसेज को वो क्या करता है, अपने शरीर को पहुंचाता है, वो अपने आप डिकोड उसको करता होगा, वो उसका काम है। तो हम याद रखेंगे सुनने उनने का, ये तो सब पुरानी पौराणिक बातें हैं, लेकिन अब हिंदी है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मृग, हिरण, हिरण कहते हैं। हाँ, आपको मृग बोलते तो समझ में आ जाता, मृग बोल दिया इसलिए थोड़ा सा, ये मृग ही है सही शब्द। हाँ, क्या जैसे हम लोगों का जो उच्चारण रहता है वो रहता है मृग, मृग वो ये होता है, ये कोई शब्द नहीं है मृग। सही शब्द क्या होता है, इसके साथ री का प्रयोग करते हैं, शायद मैंने कल बताया भी होगा, कल परसों में, इसके साथ हमेशा री का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखो ये मृग नहीं है, मृग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मृग, नयनी, मृग, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद किया जाए मृग को, तो इसको याद इस तरह से करेंगे, मृ और प्लस ग, और गा का अब अर्थ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते गमन करने वाला, चलने फिरने वाला। और मृग, मृग का जो अर्थ निकलेगा मृग का, वो निकलेगा जंगल। इसीलिए आपने कभी पढ़ा हो शायद कि हम शेर को भी मृग कह देते हैं, शेर को भी मृग कह देते हैं। अब बात आपके मन में ये बात आएगी कि जंगल में और भी तो जानवर चलते हैं, क्या ये अकेले चलते हैं? लेकिन ये रूढ़ हो गया, ये फिक्स कर दिया गया किसके लिए? हिरण के लिए। क्यों? क्योंकि जब हिरण जंगल में चलता है, दौड़ता है, कुलांचे भरता है, तो बड़ा मनोरम लगता है, बड़ा शानदार लगता है, ये लगता है कि इसको देखते रहो। तो इसी के सिलसिले में हमने मृग को क्या कहा कि मृ माने जंगल और गा माने गमन करने वाला, जंगल में जो चले फिरे दौड़े भागे उसको क्या कह रहे हैं? मृग कह रहे हैं। अगली बात देखते हैं, इसका उदाहरण, इसका अगला पर्याय आप लोग याद रखेंगे कुरंग, कुरंग। अच्छा, हिरण हमने हो सकता है वास्तविक जीवन में आपने देखा भी हो और नहीं देखा है तो ज्यादा दूर नहीं जाओ, अपने चिड़ियाघर में देख लो, वहां पे भी दिख जाएगा। तो उसकी जब हम मतलब हिरण को देखते हैं कैसा दिखता होगा? सुंदर दिखता है, ठीक है। अब उसकी कभी स्किन हमने ध्यान से देखी है? अलग अलग, हाँ, दाग धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। कु का मतलब होता है पूरा, रंग माने रंग। उसकी क्या है, शारीरिक रचना जो है हिरण की, वो कैसी नहीं है, ज्यादा ठीक नहीं है, बस दूर से देखने में जरूर अच्छा लगता है हिरण, पास में आके रख लो तो यही है कि साहब हिरण है इसलिए रख रहे हैं, नहीं तो बाद में की बातें ठीक है। तो कुरंग मतलब होता है कि जिसका रंग ठीक ना हो उसको कहते हैं कुरंग। तो यहां पे आप अर्थ लिख सकते हैं अलग अलग रंग का होना, अलग अलग रंग का होना, इसलिए इसको हिरण को क्या कहते हैं? कुरंग कहते हैं, अलग अलग रंग का होना। तो ये बन गए कुरंग। अगला पॉइंट देखें, इसका प्रयोग बन जाएगा, इसका अगला पर्याय बन जाएगा सारंग। सारंग हिरण का पर्यायवाची बन जाता है। और सारंग का मतलब होता है कि इसमें कई सारे रंग हैं, कई सारे रंग माने कहीं काले धब्बे भी हैं, कहीं सफेद भी हैं, कहीं आपको गोल्डन ब्राउन भी मिलेंगे, अलग अलग रंग मिलते हैं, ठीक है। एक तो रंग घोड़े का, ठीक है, हाँ एक जैसा ही है। कु माने बुरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई फिक्स रंग नहीं है उसका। हिरण के मोस्ट ऑफ एक देखेंगे कि उसकी बनावट शरीर की सब हिरण की लगभग अलग अलग रहती है। एक कॉमन कलर तो सब में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बनावट थोड़ी सी अलग अलग सब में रहती है। एक पर्याय इसका मिलता है चमड़ी। चमड़ी मतलब है विशेष प्रकार की चमड़ी पाई जाती है इसकी, विशेष
चमड़ी है इसकी, इसलिए इसको कभी कभी पर्याय जो इसका क्या बन जाता है, चमड़ी बन जाता है या चमड़ी कह देते हैं। तो इसके ये 2-4 पर्यायवाची आप याद रखो। मृग के, मृग की आंखें बहुत शानदार होती हैं, इसलिए लोग बाग आंखों की तुलना कंपेयर कर देते हैं उपमेय उपमान में मृग नयनी। ठीक है, तो ये तो मृग की बात हो गई। आगे की बात देखो, अगला उदाहरण, अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। देखो अगला एक शब्द लिख रहे हैं द्वीप। गाय का कामधेनु बन जाएगा, कपिला बन जाएगा, गौ बन जाएगा। अब देखो गैया बन जाए। द्वीप को समझते हैं हम। द्वीप शब्द के 2 खंड करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। एक लिखा द्वि और फिर लिखा पा। द्वि का मतलब होता है 2 और पा का अर्थ होता है पीने वाला। अब 2 नहीं पिएगा, 2 बार पीने वाला। अब इसका पर्यायवाची क्या याद रखोगे, ऐसा जीव जो क्या करता हो, 2 बार पीता हो। कुछ भी सुबह शाम ने 1 बार भी पिएगा ना, सुबह भी, तब भी वो 2 बार पिएगा। कोई पानी पी रहा है, पानी की ही बात कर रहे हैं। अब ऐसा जीव ध्यान करो जो क्या करे कि 2 बार पानी पीता हो। ऐसा कौन है? अरे हाथी होता है। हाथी पहले अपनी सूंड में भर लेगा फुल, फिर अपने मुंह में कुराएगा। तो इसलिए द्वीप पर्यायवाची किसका बनता है? हाथी का बनता है। द्वीप पर्यायवाची किसका होता है? हाथी का। क्योंकि हाथी क्या करता है, वो 1 बार में, और बाद बाकी कोई भी जीव जंतु जानवर देख लीजिएगा, वो कभी ऐसा नहीं कहीं भर के रख दो। अब ऊंट मत कह देना, हम समझ रहे हैं आपकी मानसिकता। ऊंट तो पहले ही पी गया, अंदर इसने स्टोर कर लिया, वहीं की वहीं लेता रहेगा। अब ऐसा नहीं फिर टंकी भरेगा फिर पिएगा, फिर भरेगा फिर पिएगा, ऐसा नहीं। 1 बार उसके खुद ही इनबिल्ट टंकी है, भर लेगा और आराम से अपने जरूरत के हिसाब से लेता रहेगा। तो द्वीप बन गया हाथी का। ऐसी समझना। यहां से एक और इसका पर्यायवाची आपको याद हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हमने द्विज, अब समझना ये द्वीप था, ये द्विज है। अब देखो द्वि का अर्थ निकलेगा 2 और जा का अर्थ निकलेगा जन्म लेना। हाँ, अब ऐसा कौन है भाई जो 2 बार जन्म ले? तो ऐसे देखो जरा, पहला इसका उदाहरण बन जाएगा, पहला पर्यायवाची बन जाएगा दांत। जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? कितने दांत? 20 दांत 2 बार आते हैं। जिनके 20 टूट गए हों तो वह हिफाजत से रहना। तो अब दांत को आप क्या कह सकते हैं? द्विज कह सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई दांत 2 बार आते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं। और एक पर्यायवाची याद रखो, ब्राह्मण। ब्राह्मण का भी पर्याय होता है द्विज, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म जाए तो शूद्र, सुना होगा। संस्कार के बाद ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा। कहने को तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैं भी कहता हूं, ठीक है, लेकिन यहां पे भी आके ये भी कह रहा हूं। तो आप याद रखिएगा कि ब्राह्मण भी आपका पर्याय किसका है? द्विज का पर्याय है। ठीक है, अगली बात देखो, दांत का बन गया, ब्राह्मण का बन गया। आगे चलते हैं, इसमें और क्या बन सकता है इसका उदाहरण द्विज में। ठीक है, अब देखो अगले शब्द की तरफ चलते हैं। देखो अगला पर्यायवाची आपको याद कराएं। एक ही शब्द से कई सारे पर्यायवाची हम लोग याद कर सकते हैं, तो वो वाली चीज आपको और बताते हैं, जिससे आपको क्या है, सरल सरल से पर्यायवाची आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे पहला आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कुछ शब्दों का अर्थ। जैसे एक लिखा यहां पे पयोद, सरल सा लिखते हैं। पहले लिखा आपने यहां पे नीरज, फिर लिखा आपने यहां पे नीरज के बाद लिखा नीरद, फिर लिखा आपने मान लो नीरधि। अब देखना इनमें तीनों में लगभग हमने एक जैसे लिखे, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब एक बात समझना, यहां पे नीर का तो सब जगह एक ही अर्थ निकलेगा। नीर का मतलब जानते हैं पानी होता है,
अब समझना एक बात जो यहां पे हमें याद रखनी है कि एक शब्द आया था अपने पास में, एक शब्द आया था अपने पास में जा, ठीक है, तो जा का अर्थ निकलता है, जा का अर्थ निकलता है जन्म लेने वाला। अभी बताया था आपको, जा का अर्थ क्या निकलेगा, जन्म लेने वाला। और दूसरे का अर्थ आप लोग याद रखेंगे, फिर है दा, और दा का अर्थ क्या होता है, देने वाला। दा का अर्थ होता है देने वाला। और फिर अपने पास तीसरा जो वर्ण है वो लिखा है धी, और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। अब आपने ये तीनों शब्द के अर्थ देख लिए। जा का अर्थ देखा जन्म लेने वाला, फिर आपने दा का अर्थ देखा देने वाला। यहां पे जन्म नहीं सोचना कि ये जन्म देगा ना, सिर्फ देने वाला। और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। अब एक बात देखो, जब आपने पानी के साथ जोड़ दिया नीरज, तो अब नीर माने पानी और जा माने जन्म लेने वाला। पानी में कौन कौन जन्म लेता है? अब जो भी पानी में जन्म ले वो सब में आप नीरज लगा दो। चाहे सब में कोई भी विषय वस्तु, कोई चीज, कोई सामान, चाहे कमल हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई रत्न हो, वो सभी आपके नीरज बन गए। जो भी पानी में जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा? नीरज कहलाएगा। अब नीर मतलब पानी, दा का मतलब देना। पानी कौन देता है? बादल देते हैं, बादल देते हैं, वर्षा होती है, तो नीरद पर्याय बन जाएगा बादल का। अब देखो नीर और प्लस धी, पानी को कौन धारण करता है? समुद्र करता है, तो नीरधि बन जाएगा किसका? समुद्र का। तो अब हम इस तरह से कई सारे पर्यायवाचियों को एक साथ में याद कर सकते हैं। ये बात आपको बताना चाह रहे थे। जैसे कि बात की जाए, अब आप बनाएंगे कि इनके हम कैसे कैसे पर्याय बना सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा वारी, फिर लिखा यहां पर पय, फिर लिखा यहां पर तोय, फिर लिखा अंबु, फिर लिखा आपने यहां पर अप। अब देखो इनमें आप क्या कर सकते हैं, ये सभी शब्द जोड़ दो। कौन कौन से जोड़ दें? जैसे पहले देखते हैं कि आपने वारिज जोड़ दिया, वारिज कौन बन जाएगा? वारी। ये पर्याय, सभी पर्याय जो हैं, ये जितने भी पर्यायवाची लिखे ना, ये सभी किसके लिखे? जल के लिखे, पानी के लिखे। अब देखो एक साथ कितने याद हो जाएंगे? वारिज, वारिज पानी में जो जन्म लेगा कौन, किसे क्या कहेंगे? कमल। फिर आपने इसको वारिज की जगह अब कर दिया वारिद, कौन बन गया? बादल बन गया। ठीक है, फिर आपने कहा कि हमें वारिद समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं समझ में आ रहा, वारिद ही कर दो। वारिद ही कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची बन जाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। आपने पय को लिखा, अब इसको हम पयज नहीं लिख सकते क्योंकि विसर्ग संधि है, यहां विसर्ग लगेगा, तो यहां पे पयोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयोज। पयोज कमल का पर्याय बन जाएगा। आपने जा हटा करके आपने इसमें क्या कर दिया? आपने इसमें दा जोड़ दिया, पयोद, बादल का पर्याय बन गया। आपने इसमें क्या किया? दा हटा करके धी जोड़ दिया, पयोधी, तो ये समुद्र बन गया। अब ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप इनके उदाहरण को याद कर सकते हैं आसानी से, जो आपको कंफ्यूजन हमें कर ही नहीं सकता। आपने लिखा तोय, तो तोयज, फिर तोयद और तोयधी, तो ये एक साथ में आप सबके पर्यायवाची बनाते चले जाओगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। ठीक है, अंबुज खूब पढ़ा होगा कमल के पर्यायवाची में आप लोगों ने, अंबुज फेमस भी है, बहुत पुराना शब्द है। अंबुज बन गया। और जब आपको अंबुज से ही क्या बनाना है? बादल बनाना है, तो अंबुद कर दो। मतलब आपके हाथ में सारी शक्ति, सारी पावर है, अब तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अंबुद ही कर दिया तो ये समुद्र बना दिया आपने। तो इतनी ज्यादा पावर शक्ति अब आपके पास मिल गई है कि ये हमने कुछ शब्द पढ़ के समझ के हमने एक शब्द के सहारे कई सारे पर्यायवाची याद हम लोग रख सकते हैं।
तो ये बड़े सरल उदाहरण रहेंगे जिनको हम आसानी से पर्यायवाची याद कर सकते हैं, और कोशिश करना है कि धीरे धीरे करके हम पर्यायवाची इसी तरह से याद करें, क्योंकि अर्थ हमें पता रहेगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी इन सब चीजों को याद करने में। ठीक है, तो पर्यायवाची का एक सामान्य सा अर्थ होता है किसी भी या किसी शब्द के स्थान पे जो नया शब्द प्रयोग किया जाए उसको क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपने शुरू किया था कहां से, भास्कर से शुरू किया था, हमने इनके अर्थ समझ लिए थे। उसके बाद देखें फिर हमने सर्प का समझा, सर्प के कई सारे पर्यायवाची के हमने अर्थ समझ लिए थे। उसके बाद देखेंगे इनके बाद फिर हमने पढ़े मृग के, ठीक है, कुरंग हिरण कह रहे हैं। अगली बात देखो फिर हमने द्विज से कुछ उदाहरण समझे, दांत बन गया, ब्राह्मण बन गया, और द्विज में क्या आ जाएगा, एक और है इसमें याद नहीं आ रहा क्या है, 2 बार जन्म ले, ब्राह्मण हो गया, दांत हो गया, हाँ पक्षी को कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं बताओ, हाँ एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है फिर अंडे को फोड़ के बाहर निकलता है, इसलिए पक्षी का भी पर्याय क्या बन जाता है, द्विज बन जाता है। इसलिए हम पक्षी को अंडज भी कहते हैं, याद रखना। पक्षी को अंडज क्यों कहते हैं, क्योंकि अंड प्लस जा, जा का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, जो अंडे से जन्म ले सो अंडज बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पर्यायवाची को हम लोग धीरे धीरे करके याद करने का प्रयास करेंगे। तो आगे की चर्चा करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।